नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। यूं तो हर एक दल के अपने अपने सेनापति हैं जिनकी अगुवाई में चुनावी संग्राम लड़ा जाता है। संग्राम के इस सेनापति में हम ऐसे ही सियासी शख्सियतों के बारे में उनके किरदार की पड़ताल करते हैं जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है। ये लोग खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बड़े चेहरों की रणनीति और राजनीति को आप तक पहुंचाते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरू करते हैं विशेष कार्यक्रम संग्राम के सेनापति। आज बात करेंगे कर्नाटक की। कुल 28 लोकसभा सीटों वाले दक्षिणी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं राज्य में प्रभाव रखने वाली तीसरी पार्टी जेडीएस के एनडीए में शामिल होने से यहां लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। संग्राम के सेनापति में आज बात कर्नाटक के उन कद्दावर नेताओं की जो राज्य में अपनी अपनी पार्टियों में सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं और मजबूत जनाधार रखते हैं। कर्नाटक में जहां भाजपा पर पुराने प्रदर्शनों को दोहराने का दबाव है, वहीं कर्नाटक की सत्ता में होने के चलते कांग्रेस भी अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। ऐसे में दोनों ही खेमे के सेनापतियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कर्नाटक में अगर बीजेपी के लिए संग्राम के सेनापतियों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में लिंगायत समुदाय के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा का नाम सबसे पहले आता है। उन्हीं के बेटे बीवाई विजेंद्र बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का नाम भी प्रमुख है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण का दुर्ग भेदना बेहद जरूरी समझती है और कर्नाटक दक्षिण में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 सीटों में से 25 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस, जेडीएस और निर्दलीय को एक एक सीट मिली थी। ऐसे में बीजेपी के सामने पिछले लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। हालांकि जेडीएस के साथ आने के बाद बीजेपी राज्य में इस प्रदर्शन को दोहराने का दावा कर रही है, लेकिन राज्य की सत्ता पर काबिज होने के चलते कांग्रेस भी कड़ा मुकाबला पेश कर रही है। ऐसे में इस सियासी संग्राम में बीजेपी के लिए सेनापति की भूमिका में हैं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में लिंगायत समुदाय के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक में बीजेपी का बड़ी शक्ति के रूप में उभार 1990 के दशक से शुरू होता है, क्योंकि पार्टी को राज्य के प्रभुत्वशाली समुदाय लिंगायत वीरशैव का समर्थन मिला। बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा इसी लिंगायत समुदाय से आते हैं। येदियुरप्पा को ही कर्नाटक और देश के किसी भी दक्षिणी राज्य में बीजेपी को पहली बार सत्ता में लाने का श्रेय जाता है। येदियुरप्पा भले ही अब राज्य के मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन उनकी राजनीतिक पैठ अब भी बरकरार है। 1983 में वो शिकारीपुर से पहली बार विधायक बने और इसी सीट से 8 बार चुने गए। 1988 में वो पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बनाए गए। 1994 और 2004 में वो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 12 नवंबर 2007 को उन्होंने पहली बार इस राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के चलते महज 7 दिनों में उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। कर्नाटक में 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कई विवादों के चलते उन्हें साल 2011 में इस्तीफा देना पड़ा। 2012 में उन्होंने कर्नाटक जनता पक्ष नाम की पार्टी की स्थापना की, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए और 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन फिर बहुमत साबित नहीं कर पाए और 2 ही दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर जुलाई 2019 में उन्होंने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली और बहुमत साबित किया।
26 जुलाई 2021 को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके करीबी माने जाने वाले बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के सीएम पद की शपथ ली। भाजपा के लिए इस सियासी समर में दूसरे सेनापति की भूमिका में है BY विजयेंद्र। कर्नाटक में भाजपा को BY विजयेंद्र से काफी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 उनके लिए खुद को साबित करने का अवसर भी है। BS येदियुरप्पा के बेटे BY विजयेंद्र फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो कर्नाटक बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की कर्नाटक इकाई के महासचिव के रूप में भी काम किया है। पेशे से वकील रहे विजयेंद्र शिकारीपुर सीट से विधायक हैं। 49 साल के BY विजयेंद्र ने संगठन में काफी सुधार किया है और यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी पुराना प्रदर्शन दोहराने का दावा कर रही है। संगठन पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है, तो इसका श्रेय राज्य में बीजेपी की प्रदेश इकाई के नए अध्यक्ष BY विजयेंद्र को ही जाता है। बीते महीनों में विजयेंद्र मोदी लहर के जरिए खास तौर से दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत करने में भी जुटे हैं, जो उनकी दूरदृष्टि को साबित करता है। हालांकि लोकसभा चुनाव का नतीजा ही तय करेगा कि दक्षिण में भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ कर्नाटक में विजयेंद्र किस सीमा तक जा पाएंगे। भाजपा के चुनाव अभियान को और गति देने में एक और दिग्गज नेता कर्नाटक में सेनापति की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनका नाम है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सादर लिंगायत समुदाय से आते हैं और उनके पिता SR बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बसवराज बोम्मई 2008 में भाजपा में शामिल हुए और तब से वो लगातार पार्टी में नई ऊंचाई हासिल करते चले गए। बोम्मई ने बीजेपी में शामिल होने से पहले HD देवेगौड़ा और रामकृष्ण हेगड़े सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ काम किया है। इस चुनाव में वो हावेरी सीट से पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। इनके अलावा बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या भी युवाओं में खासा लोकप्रिय हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के ये दिग्गज कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहरा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कर्नाटक में कांग्रेस की बात करें तो यहां कांग्रेस पार्टी के लिए संग्राम के सेनापति की भूमिका में हैं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार। आइए इस रिपोर्ट में हम आपको कांग्रेस के इन सेनापतियों से परिचय करवाते हैं। लोकसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में खाता खुलने तक ही सीमित रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है और इसकी जिम्मेदारी CM सिद्धरामैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार के कंधों पर है। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के संग्राम में कांग्रेस के सबसे बड़े सेनापति हैं सिद्धरामैया, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस विरोध से की थी। 2 दशक तक वो सूबे में कांग्रेस के सबसे सख्त आलोचकों में से एक रहे। कुरुबा समाज से आने वाले सिद्धरामैया 1983 में चामुंडेश्वरी से भारतीय लोकदल के टिकट पर पहली बार विधायक बने। 1983 में चामुंडेश्वरी से भारतीय लोकदल के टिकट पर पहली बार विधायक बने। 1994 में वे देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार में वित्त मंत्री बने और 1996 में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 1999 में वे JDS में शामिल हो गए। 2004-05 के दौरान वो कांग्रेस और JDS गठबंधन सरकार में फिर उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2005 में HD देवेगौड़ा के साथ मतभेदों के बाद उन्हें JDS से निकाल दिया गया और 2006 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2013 से 2018 के बीच वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2023 विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वो फिर मुख्यमंत्री बने। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी चुनावी संग्राम में भी पार्टी के सेनापति के रूप में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उन्होंने अपनी सियासी सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की। DK शिवकुमार को राजनीति में कनकपुरा की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 2008 से कनकपुरा से चुनाव लड़ा और तब से आज तक कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। वो लगातार 4 बार 1989, 1994, 1999 और 2004 में सथानूर सीट से भी जीते। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में CBI और प्रवर्तन निदेशालय में मामला दर्ज होने के बाद वो जेल भी जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ उनकी खींचतान की खबरें भी रह रहकर आती रहती हैं।
दरअसल पिछले साल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों मुख्यमंत्री पद की होड़ में थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी किया था। पार्टी के दोनों शीर्ष सेनापतियों में तालमेल की कमी भी साफ नजर आती है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के ये सेनापति लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को कितना बेहतर बना पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक के इन सेनापतियों को हमने आपको दिखाया, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कौन कौन से ऐसे सेनापति हैं जो अब की बार भारी पड़ते हुए इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान शेखर अय्यर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर अय्यर जी, आपके पास आऊंगा और कर्नाटक की इस राजनीति को और साफ तौर पर यहाँ के सेनापतियों को समझने की हम कोशिश भी करेंगे, दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे कि क्या कुछ अब की बार की रणनीति है और कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, हम जल्द लौटते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ शेखर अय्यर जी जुड़े हुए हैं, संग्राम के सेनापति में। आज हम कर्नाटक पर बात कर रहे हैं और वहां पर जो सेनापति हैं उनकी भूमिका क्या कहती है, इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो हमारे साथ शेखर अय्यर जी हैं। शेखर अय्यर जी, कर्नाटक की राजनीति को देखें तो तमाम उतार चढ़ाव भरी राजनीति यहाँ पर नजर आती है और साफ तौर पर जो तमाम यहाँ पर जो सेनापति हैं जिनकी बात हमने की, चाहे बीजेपी की बात कर लें चाहे कांग्रेस की बात कर लें, सबसे पहले आज बीजेपी की बात करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, क्या चुनावी रणनीति है जो अब की बार 2019 से 2024 में अलग साबित होगी? आपको क्या लगता है कर्नाटक की राजनीति को देखते हुए? गौरव जी, पहली बात यह है कि बहुत दिनों के बाद, मैं कहूँगा बहुत सालों के बाद, अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर जी, ये दोनों की गठबंधन बनी। इस तरह पहले कभी गठबंधन नहीं हुआ है, क्योंकि पहले चुनाव के बाद मतलब सरकार बनाने के लिए अलायंसेस बनी है, लेकिन ये पहली बार चुनाव से पहले ही एक गठबंधन बना है। ये गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन है। इसका कारण भी है क्योंकि पिछले 1 साल पहले जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें जनता दल सेकुलर, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पार्टी है, आज उसके बड़े नेता हैं HD कुमारस्वामी, तो बहुत बड़ा झटका हुआ था जनता दल सेकुलर का। उनकी वोट परसेंटेज भी गिरी, सीटें भी काफ़ी घट गई। उसके बाद उनको लगा, क्योंकि उसका भी बड़ा कारण है कि जो माइनॉरिटी वोट्स जो जनता सेकुलर को पहले मिलता था, वो सारे वोट शिफ्ट हो गए कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव। उसके बाद देवेगौड़ा जी को भी लगा और कुमारस्वामी को लगा कि अकेला, क्योंकि हमेशा वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला था, कांग्रेस एक तरफ, बीजेपी एक तरफ और जनता दल सेकुलर एक तरफ। और ऐसे समय में येडियुरप्पा जी ने भी तय किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सोशल इंजीनियरिंग की करने की ज़रूरत है, ताकि 2019 में जो रिजल्ट आया था कम से कम उसके नज़दीक ले जाना है। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के लिए एक सेटबैक था ही, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए एक सोशल इंजीनियरिंग, उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। जनता दल सेकुलर का
ज्यादातर जो सपोर्ट बेस है वो वोकलिगा कम्युनिटी का है, जो सदर्न कर्नाटका यानी दक्षिण कर्नाटक का जो इलाके हैं, जो मैसूर मांड्या बेल्ट कहते हैं, वहां पे ज्यादा इनका प्रभाव है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे रहा है वो है लिंगायत समुदाय, जिनका माना जाता है 15-16% की ये है। तो यह तय हुआ था कि ये दो गठबंधन यानी वोकलिगा और लिंगायत, ये दोनों बड़े सोशल ग्रुप्स के अगर एक प्रकार के एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो जाए तो काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस की जो सपोर्ट रही है अन्य वर्ग से, ओबीसीज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज की, और सिद्धरामैया जी है जो मुख्यमंत्री कर्नाटक के, वो उनका एक फॉर्मूला हमेशा तय आइंदा करके, जिसमें अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, ये सब जुड़ के एक सोशल इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। तो लेकिन शेखर अय्यर जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो उथल पुथल मची हुई है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, और जो हमने देखा कि कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं कहीं ना कहीं उस पर भी, वहां पर भी एक दाव चलने की जो कोशिश की गई थी वो एक अलग पैरामीटर सेट करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से क्या कहें, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद जब लोकसभा के चुनाव हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं रणनीतियां लगातार हम देख रहे हैं कि बदलती हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए दो चुनौती है। एक तो क्योंकि जिस तरह मैंडेट मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो बहुत बड़ा मैंडेट था। उस मैंडेट का कारण, जैसे हमने बताया, माइनॉरिटी वोट्स पूरे शिफ्ट हो गए पूरे कांग्रेस के पीछे। दूसरा, इन्होंने कई आश्वासन दिए, कई वादे किए थे, बहुत मतलब वादे के अगर हिसाब करेंगे तो बहुत बड़े बड़े वादे थे। जो वादे करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, राज्य सरकार को जब कमांड संभालने के बाद कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि सारे वादे हम इजीली पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उतने धनराशि नहीं है राज्य सरकार के पास। फिर भी कुछ ना कुछ स्कीम शुरू हुआ, जिस स्कीम पर आज भी कांग्रेस की रणनीति यही है कि भाई हमने तो कुछ तो स्कीम्स हमने इंप्लीमेंट कर दिया, सब कुछ नहीं कर पाए लेकिन कुछ तो किए महिलाओं के लिए, ये इससे हमें फायदा होगा, ये है इनकी स्ट्रेटेजी। और दूसरी बात, मैं दूसरी चैलेंज की बात कर रहा हूँ, इस बार कांग्रेस के लिए तो, क्योंकि ये तय हुआ था कि बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो अपने पद छोड़ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई मंत्री तैयार नहीं थे अपनी पद छोड़ने के लिए। उनको लग रहा था कि नहीं, लोकसभा चुनाव क्यों लड़े, हम तो मंत्री बन के हैं, और आगे उनको कोई भविष्य नहीं दिख रहा था भाई कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा कुछ होगा केंद्र में, इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर कम से कम 16-17 मंत्री हैं जो उन्होंने फिर कहा कि भाई हमारी जो परिवार के कोई सदस्य को आप ये बना लो, कैंडिडेट बना लो। वही हुआ है, 16-17 जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, वो सारे कांग्रेस मंत्रियों के रिश्तेदार हैं। कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स भी जो हैं वो हमें लगता है कि इस चुनाव में काफी इंपैक्ट डालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी और तमाम विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक और दल है JDS। राज्य के वोकालिगा समुदाय के बीच इस पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है और इस बार JDS भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिससे राज्य में नए समीकरण बन गए हैं। JDS के लिए संग्राम के सेनापति की भूमिका निभाते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी और JDS का गठबंधन होने के बाद दोनों ही पार्टियां राज्य की सभी सीटों पर जीत का दम भर रही हैं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में JDS कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और उसे सिर्फ एक सीट मिली थी। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में JDS को 13.4% वोट के साथ 19 सीटें मिली थी। ऐसे में
बीजेपी से गठबंधन के जरिए जेडीएस अपने कोर वोटर्स को दोबारा साधना चाहती है और इस सियासी संग्राम में जेडीएस के लिए सेनापति की भूमिका में है पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा। देवेगौड़ा वोकालिंगा समाज के इकलौते नेता नहीं हैं, लेकिन फिलहाल वो इस समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के निचले तबके से संबंध रखने वाले देवेगौड़ा ने धीरे धीरे राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल की। उन्होंने वोकालिंगा समाज पर अपनी पकड़ मजबूत की। 1962 से 1989 तक देवेगौड़ा 7 बार होलेन रसीपुरा से विधायक चुनकर आए, कभी निर्दलीय तो कभी अन्य पार्टियों से। जब जनता पार्टी बनी तो देवेगौड़ा उसमें शामिल हो गए और 1989 में उन्होंने जनता दल ज्वाइन कर लिया। जनता दल को 1994 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला और देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में जनादेश बिखरा हुआ था और यूनाइटेड फ्रंट की केंद्र में सरकार बनी तो देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। जनता दल से अलग होकर 1999 में उन्होंने जेडीएस पार्टी का गठन किया था। मौजूदा दौर में कर्नाटक की जमीनी राजनीति के मजबूत नेता हैं एचडी कुमारस्वामी, जो एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं। कुमारस्वामी 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि दोनों बार गठबंधन के सहारे ही वो सत्ता तक पहुंचे। कुमारस्वामी के वोकालिंगा समाज के नेता होने के पीछे बड़ी वजह देवेगौड़ा ही है। इसी नाते राजनीति और वोकालिंगा समाज का समर्थन उन्हें विरासत में मिला है। राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी 17% है और वोकालिंगा की 12% है और इन समुदायों का झुकाव चुनाव में पार्टियों की किस्मत तय करता है। ऐसे में एनडीए से गठबंधन के जरिए जेडीएस अपने कोर वोटर्स को दोबारा साधना चाहती है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में जेडीएस के सेनापति एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी क्या कुछ करिश्मा कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शेखर अय्यर जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेखर अय्यर जी का रुख करता हूं। शेखर अय्यर जी, कर्नाटक की राजनीति में जेडीएस की जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे, भूमिका बहुत अहम है और साफ तौर पर तब जब बीजेपी के साथ मिलकर वो आगे बढ़ रही है और ऐसे में ये वाला चुनाव काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमाम फैक्टर्स से जुड़ेंगे। वोकालिंगा समाज की जिनकी हम बात कर रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है और सबसे बड़े नेता के तौर पर भी यहाँ पर उनको देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब की बार का चुनाव क्या बदलाव की बयार लेकर आएगा और किस तरह से अब की बार ये राजनीति की दिशा और दशा तय करता हुआ नजर आएगा? गौरव जी, मतलब वोकालिंगा समुदाय में जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया था, देखिए वो वोकालिंगा समुदाय में भूतपूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के प्रति बहुत आदर और ये है, श्रद्धा है उनके पीछे, उनके, क्योंकि वो उनके राजनीतिक जीवन कर्नाटक में एक लंबा सफर है और साथ में कुमारस्वामी उनके बेटे हैं, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो वोकालिंगा समुदाय पूरे का पूरा देवेगौड़ा को नेतृत्व, मतलब गौड़ा परिवार का जो नेतृत्व उसके पीछे हमेशा खड़ा रहा है जी। और इस बार जब बात आती है कि क्योंकि कर्नाटक में आप देखेंगे लिंगायत का ज्यादातर जो बेस है वो ज्यादा उत्तर कर्नाटका जी और मध्य कर्नाटका में है और वोकालिंगा का सपोर्ट में ज्यादातर दक्षिण कर्नाटका में है जी। तो ये जो समझौता हुआ है बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के बीच में, ये एक प्रकार से जो कांग्रेस की उम्मीद है कि भाई जैसे क्योंकि हम सत्ता पे आ गए, हमें मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम सीट सब ले लेंगे। बिल्कुल। और ये जो गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये हम कह सकते हैं 2024 में अब की बार की रणनीतियां बिगाड़ कर रख देगा, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस की अपनी रणनीतियां हो सकती हैं लेकिन ये अपने आप में ये एक बड़ा पावरफुल बैकअप के तौर पर हम इसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रणनीतियां हैं वो आने वाले समय में ये पिक्चर साफ कर देंगी कि अब की बार सत्ता पर कौन सी जो पार्टी है वो सबसे ज्यादा सीटें लेकर कर्नाटक में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए और साथ ही साथ उन पर रोशनी डालने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। और इसी के साथ संग्राम के सेनापति में आज के लिए फिलहाल अभी इतना ही। आगे देखिए न्यूज नाइट मेरे सहयोगी निखिल सिंह के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। संग्राम के सेनापति के प्रायोजक थे एमडीएच। बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया।